चलो, तो आज का टॉपिक जो है वो धातु अधातु का है, ठीक है। और हम जरा सा बोलते जाएंगे, समझते जाना और लिखते जाना सबों को। तो आज का जो टॉपिक है धातु अधातु, तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे धातु के बारे में। हम लोग धातु किसे कहते हैं, ठीक है। धातु किसको कहते हैं, किन्हीं को पता है तो बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ और बताते जाओ धातु किसे कहते हैं। धातु चमकीले होते हैं, या धातुवान एवं तन्य होते हैं, या ऊष्मागत विद्युत का सुचालक होते हैं, या मुख्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चलो, तो ये धातु अधातु पढ़ाने से पहले हम ये धातु और अधातु दोनों को जानेंगे। फिलहाल अभी हम जान रहे हैं धातु के बारे में। तो धातु में क्या होता है कि धातु उसे कहते हैं जो अघात वर्ध एवं तन्य हो। अघात वर्ध एवं तन्य हो तथा विद्युत तथा उष्मा का, या डायरेक्ट लिखो उष्मा का, तथा उष्मा का सुचालक हो, धातु कहलाते हैं। कुछ अपवाद में ऐसे धातु भी हैं जो विद्युत के उष्मा के सुचालक नहीं हो पाते हैं। तो फिलहाल जो है हम जानेंगे अघात वर्ध्यता और तन्यता, यानी कि अघात वर्ध और तन्य किसको कहते हैं। अघात वर्ध का अर्थ यह हुआ कि धातु को हम लोग पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं, वो कहलाते हैं अघात वर्ध, ठीक है। और एक हो गया तन्य, किसी भी धातु को हम लोग खींच के तार के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो वो हो गया तन्यता। तो धातु में ये गुण दोनों होना चाहिए, अघात वर्ध एवं तन्य का गुण होनी चाहिए, वो धातु कहलाएगा। और उष्मा का वो सुचालक होता है। तो इसका कुछ उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, ईटीसी, अन्य भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उतना उदाहरण नहीं देना है क्योंकि हमें आगे भी कुछ कुछ सीखना है। तो फिलहाल हम 3 उदाहरण दिए, और भी उदाहरण इस तरह से, मतलब जिसको हम लोग पीट के चादर के रूप में या खींच के तार के रूप में तब्दील कर सकते हैं, वो हमारे धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अधातु। अधातु हम लोग किसको कहते हैं, किन्हीं को पता है अधातु के बारे में। सेम इसका उल्टा, इसका विपरीत लिख देना है आपको। धातु में जैसे आघात वर्ध एवं तन्य हुआ, तो अधातु में लिखेंगे आघात वर्ध एवं तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आघात वर्ध्यता एवं तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं, तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। इसके उदाहरण कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना है कि धातु में भी कुछ ऐसे धातु होते हैं जो आघात वर्ध एवं तन्य नहीं होते, और कुछ ऐसे ये अधातु होते हैं जो आघात वर्ध एवं तन्य का भी रूप ले सकता है और विद्युत तथा उष्मा का सुचालक भी हो जाते हैं। जैसे कि एक हो गया ग्रेफाइट, इसमें विद्युत आसानी से पार हो सकता है, लेकिन यह क्या है, भंगुर है और यह अधातु में आता है। लेकिन कुछ अधातु ऐसे हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु में कुछ कुछ लिख सकते हैं जो कि इसका सेम विपरीत हो, इसका सेम विपरीत हो। चलिए, अधातु का कोई उदाहरण बता सकते हो, बताओ। अधातु का उदाहरण किन्हीं को पता है तो वो बताएं। हीरा, हीरा, हीरा भंगुर है। हीरा ठोस पदार्थ में रखा गया है उसको। तो हम लोग जो है धातु अधातु में, अधातु में आ जाएगा हालांकि वो, लेकिन वो कठोर पदार्थ में माने जाते हैं उसको। तो उसके अलावा कोई और उदाहरण दे सकते हो, जैसे हो गया कार्बन, कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन,
ये सब क्या है? अधातु है। इसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं और अधातु वाले गुण पाए जाते हैं। और कुछ अधातु ऐसे हैं जैसे वो काम करता है धातु के जैसा, ठीक है, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। यहाँ पे विद्युत भी कर सकते हो, विद्युत कर दो, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। तो विद्युत का काम करता है, जैसे ग्रेफाइट एक अधातु है। जो ग्रेफाइट किसे कहते हैं? जो पेंसिल हम लोग बचपन में लिखते थे पेंसिल से, अभी भी पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो वो पेंसिल में जो अंदर में जो रिफिल है उसका, वही ग्रेफाइट है। तो वो अधातु है लेकिन वो धातु के जैसा कार्य करता है। तो अधातु और धातु में अंतर समझ में भी आ गया होगा, और धातु और अधातु का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। तो इसको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। गंधक जो है अधातु में आता है, जलने वाला चीज है। गंध ये सूचक अलग चीज हो गया, गंधक इसका नाम है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख सकते हो फटाफट। तो चलो उम्मीद करते हैं यहां तक लिखा हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। अगला जो सवाल है इस तरह से पूछे जाते हैं, धातु के गुणधर्म, धातु के गुणधर्म पूछे जाते हैं। तो धातु के क्या गुणधर्म हैं? धातु के कुछ गुण आपको लिखना है। तो हम धातु के क्या गुण लिख सकते हैं? पहला गुण लिखेंगे, धातुओं में चमक होती है, ठीक है। धातु आघात वर्ध एवं तन्य होते हैं। आघात वर्ध होते हैं, लिखो पहले। धातु तन्य होते हैं, या फिर धातुओं में तन्यता होती है। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग? विद्युत का सुचालक एवं उष्मा का सुचालक। ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होते हैं। इस तरह के हम लोग गुण लिख सकते हैं। और अधातु के गुण बहुत कम पूछे जाते हैं, धातु के गुण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस कारण से हम सिर्फ धातु का ही बताएं। अधातु का लिखना रहे तो सेम इस तरह से लिख सकते हैं कि अधातुओं में चमक नहीं होती है। कुछ अपवाद में ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक होती है। और दूसरा लिखेंगे कि अधातु जो है, अधातु में आघातवर्धिता के गुण नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा लिखेंगे अधातु में अगर ये तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, मतलब ये अधातु के भी गुणधर्म इसी के जैसा लिखना, लेकिन सिर्फ नहीं का उच्चारण कर देना है। धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु में आघातवर्ध के गुणधर्म होते हैं, और धातु में लिखेंगे आघातवर्ध के गुणधर्म नहीं होते हैं। धातु में तन्यता होती है और धातु में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। और ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं धातु, और धातु नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धातु एवं अधातु के गुणधर्म को अलग अलग बांट सकते हैं। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। वो कौन सा है देखते जाना है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातु अधातु का, हम उसी का आंसर करा रहे हैं, ठीक है। तो एक इसके बाद जो सवाल है वो सवाल है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में यानी कि किरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? चलिए इसका उत्तर जो है हम बताते हैं।
देखिए सोडियम जो है एक धातु है और वो अति क्रियाशील माने उच्च क्रियाशील धातु है, मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। और वो क्या करता है, यदि उसको हवा में छोड़ा जाए तो हवा के साथ ये अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। और उसको यदि पानी में रखा जाए तो धातु जो है सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। इसलिए उसे न पानी में रखा जाता है और न हवा में रखा, मतलब ऐसे स्वतः नहीं रखा जाता है। तो उसको रखने के लिए कौन सा जगह है, वो मिट्टी का तेल है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वो अभिक्रिया न कर पाए। मिट्टी के तेल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता और इस कारण से मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं सोडियम अभिक्रियाशील धातु है। और वह हवा में स्वतः जलने लगता है। और पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए उसे न हवा में और न पानी में रखा जाता है, बल्कि उसे मिट्टी के तेल में इसके एक समीकरण है, इस तरह से लिख सकते हैं Na+O2 इधर बन जाएगा Na2O। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देना है। Na की संख्या 2 हो गया, Na यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 यदि यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिखना होगा और ऑक्सीजन 2। तो ये इसका जो है समीकरण के तौर पे लिख सकते हो इसको। हाँ लिखते जाओ। चलो इसके बाद का जो है सवाल, स्टार्ट है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते जाओ। चलो एक क्वेश्चन है, अम्लराज एक्वारेजिया क्या है। अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं। चलो इसको परिभाषित करें, इसका उत्तर किन्हीं को आता है तो बता सकते हो। चलो कोई परिभाषित करो इसका उत्तर। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण का अनुपात 3:1 होना ही अम्लराज कहलाता है।
ये इसका उत्तर हो गया। चलो इसको लिखते जाओ। इसमें क्या होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब मिलाते हैं तो उसका मिलाने का जो अनुपात है वो 3:1 होनी चाहिए। उसी को हम लोग अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। चलो लिख लो इसको। चलो तो ये जो है अम्लराज एक्वारेजिया हो गया। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। और जरा सा इनका उपयोग भी जो नहीं लिख पाए हैं लिख लें कि ये जो है ये क्या करता है। इस एक्वारेजिया जो अम्लराज है इसका क्या काम है, ये सोना को गलाता है। क्या करता है, ये सोना को गला देता है। इसमें उतना पावर होता है कि ये सोना को भी गला सकता है। ठीक है, तो यही है अम्लराज। राज की बात है इसमें कि यह सोना को गला सकता है। सर वो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? सोना गलाने वाला। शायद लिक्विड में रहता होगा तभी तो गला देता है। ये सोना को गला देता है, बस इतना आपको याद रखना है। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। उसी को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है, वही मिश्रण है यह। इसको मिटा देते हैं हम। अब अगला सवाल है कि धातु के ऊपर लोहे को जंग से बचाने के तरीके। ठीक है, पूरा धातु सब धातु का बात नहीं करें। लोहा जो है वो भी एक धातु है। तो लोहे के ऊपर जंग से बचने के उपाय। जब देखो लोहा है उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 2 विधि को अपनाते हैं। पहला विधि है यसद लेपन, यसद लेपन। और दूसरा विधि है इसका, दूसरा विधि क्या लिख सकते हैं हम लोग, पेंटिंग। पेंटिंग, पेंट कर देते हैं कोई भी लोहा पे तो उस पे क्या हो, जंग नहीं लगता है। तो यसद लेपन पहले सुन लो। इस विधि में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं। और ये दोनों जो है, यही दोनों के कारण से लोहे में जंग नहीं लगेगा, लोहे को जंग से बचा सकते हैं, यसद लेपन और पेंटिंग। चलिए इसको लिख लो फटाक से। स्टार्ट करो, स्टार्ट है ना। चलो अब रहा कि मिश्र धातु, थोड़ा सा जान लो। लास्ट क्वेश्चन यही है, मिश्र धातु। और जितना क्वेश्चन अभी हम बताए यही सब रहेगा परीक्षा में। मिश्र धातु जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका परिभाषा यह होता है कि जब कोई धातु को किसी अन्य धातु के साथ या किसी अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाते हैं और वो समांगी मिश्रण के रूप में तैयार होता है, और वही समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब एक धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण
प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब यहां पे लिखेंगे मिश्र धातु कौन कौन होते हैं। मिश्र धातु में आपका आ जाएगा इस्पात, और एक हो जाएगा पीतल। पीतल इस्पात का निर्माण होता है पुल बनाने में, पुल बनाने में, पुल, बिल्डिंग और बहुत सारे मतलब इस्पात का जगह जो ये उपयोग होता है बहुत सारे जगह पे किए जाते हैं। पुल भी बनता है, बिल्डिंग में भी इसका काम पड़ता है, या फिर कोई वाहन बनाता है वहां पे होता है। और पीतल वाला हो गया बर्तन में, बर्तन जहां पे बनता है वहां पे पीतल का निर्माण, ये पीतल का उपयोग होता है। ये इसका उपयोग हो गया मिश्र धातु। चलो तो यहां तक जो है समाप्त इसको करते हैं। और इतना ही धातु अधातु से लगभग सवाल आते हैं, और ये सब जितने सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको याद कर लें और लिख के अच्छी तरह से पढ़ाई करें ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटना ना चाहिए। चलिए धन्यवाद।